वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। जिससे सब डरते हैं, दौलत उसी से बनती है। तमाम शोर शराबे के बावजूद ज्यादातर बचत करने वाले इक्विटी को गलत समझते हैं। कुछ समय पहले किसी ने मुझसे पूछा कि भारत में सबसे कमतर आंका गया इन्वेस्टमेंट एसेट कौन सा है। यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपकी सोच पर निर्भर करता है। अलग अलग नजरिए से देखें तो हर कोई अलग अलग एसेट क्लास के पक्ष में तर्क दे सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर भारत के पूरे बचत परिदृश्य पर एक नजर डालें तो जवाब एक ही होगा, इक्विटी, और इसके विस्तार के तौर पर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। शुरुआत में यह बात उल्टी लग सकती है, शायद तर्कहीन भी। आखिर इक्विटी मार्केट तो निवेश की दुनिया में काफी चर्चा में रहता है। बिजनेस अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया शेयर बाजार की खबरें, विश्लेषणों और टिप्स से भरी रहते हैं। निवेशक चर्चा करते हैं, एक्सपर्ट भविष्यवाणियां करते हैं और सबको लगता है कि इक्विटी तो हर तरफ है। लेकिन यही बात इस कॉलम को लगातार पढ़ने वाले लोग शायद नोटिस नहीं करेंगे। ये पूरी हलचल निवेश के दायरे के भीतर है। आप और मैं इस शोरगुल में जीते हैं, लेकिन भारत के ज्यादातर लोग इस आवाज को सुनते ही नहीं। भारत की आम बचत की संस्कृति में बैंक एफडी, पीपीएफ और सरकार की गारंटीड स्कीमें इक्विटी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं। एक औसत भारतीय आज भी इक्विटी को शक की नजर से देखता है, जैसे ये कोई सट्टेबाजी हो, न कि वैध और कारगर दौलत बनाने का तरीका। इक्विटी को कमतर आंके जाने की बात कहना सिर्फ इसकी लोकप्रियता के कम होने की बात नहीं है। असल में कमतर आंके जाने का मतलब होता है इस अंतर को समझना जो किसी एसेट की सोची गई वैल्यू और वास्तविक क्षमता के बीच होता है। इस पैमाने पर देखें तो इक्विटी का कोई मुकाबला ही नहीं। कारण भी साफ है, इक्विटी ही एकमात्र ऐसी एसेट क्लास है जो अर्थव्यवस्था की तरक्की और महंगाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप एक ऐसे बिजनेस में हिस्सा ले रहे होते हैं जो अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकता है, मुनाफा बढ़ा सकता है और समय के साथ अपना स्केल भी। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और जो कंपनियां उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों और तकनीकी बदलावों के साथ बदल रही हैं, उनमें हिस्सेदारी लेना, ग्रोथ में हिस्सा लेना है। पिछले 2 दशकों में भारत की नॉमिनल जीडीपी सालाना 10 से 12% की दर से बढ़ी है। इसी दौरान जो इक्विटी पोर्टफोलियो ठीक से मैनेज किए गए, उन्होंने इसी स्तर या उससे भी बेहतर रिटर्न दिए हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस बुनियादी कड़ी को दिखाता है जो आर्थिक विकास और कॉरपोरेट मुनाफे और इस तरह के शेयर की कीमतों के बीच है। अब इसकी तुलना उन स्कीमों से कीजिए जो ज्यादातर भारतीयों की पहली पसंद है। बैंक एफडी में गारंटीड रिटर्न भले मिले, लेकिन आज की 6 से 7% की दर महंगाई को मुश्किल से कवर कर पाती है। टैक्स के बाद तो कई बार वास्तविक रिटर्न नेगेटिव होता है। पीपीएफ जैसी स्कीमें टैक्स में राहत जरूर देती हैं, लेकिन उनका लॉक इन और सीमित रिटर्न उन्हें प्रमुख वेल्थ बिल्डिंग टूल बनने से रोकता है। दिक्कत यह है कि गारंटीड लेकिन सीमित रिटर्न की चाह जोखिम को लेकर गलतफहमी से पैदा होती है। ज्यादातर लोग इक्विटी की रोजाना उतार चढ़ाव को जोखिम समझते हैं, जबकि असली जोखिम यह है कि आपकी दौलत समय के साथ बढ़े ही नहीं और आपकी खरीदने की क्षमता घटती जाए। इस भ्रम को मीडिया भी और बढ़ाता है, जहां रोज की मार्केट हलचल, ट्रेडिंग रणनीतियों और क्विक प्रॉफिट्स पर जोर रहता है। इससे यह छवि बनती है कि इक्विटी सिर्फ टाइमिंग और सट्टा है। असली बात कि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल है, उस शोर में खो जाती है। जब एक्सपर्ट्स अलग अलग इक्विटी रणनीतियों के सूक्ष्म अंतर पर बहस करते हैं या ये तय करते हैं कि मार्केट महंगा है या सस्ता, तब करोड़ों आम भारतीय पूरी तरह इस सोच से बाहर रहते हैं कि इक्विटी उनके लिए भी है। भारत जब तेजी से विकास कर रहा है, तब देश की ग्रोथ स्टोरी से पूरी तरह कटे रहना ये एक चूक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग एफडी छोड़कर इक्विटी में कूद पड़े। हर पोर्टफोलियो में संतुलन जरूरी होता है। शॉर्ट टर्म जरूरतों और इमरजेंसी फंड के लिए गारंटीड रिटर्न वाली जगह बनी रहनी चाहिए। लेकिन अगर लक्ष्य है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना, तो इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड आज भी सबसे मजबूत है। असल मायनों में इक्विटी को कमतर आंकने की बात कहना रिटर्न की बात नहीं है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि देश के करोड़ों लोग आज भी इस एसेट की असली ताकत को नहीं पहचानते और इसलिए इसकी पूरी क्षमता से दूर हैं।